क्लास 12 के सर्वलिस्ट में कल हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल के टाइप। यूनिट सेल कल हमने बताया कि यूनिट सेल दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सिंपल यूनिट सेल। दो काम बांटे हैं, एक साधारण या आर्ध एकक कोशिका और दूसरा केंद्रीय एकक कोशिका। तो कल हमने साधारण और केंद्रीय एकक कोशिकाओं के तीनों भागों का परिभाषा व इसके बारे में अध्ययन कर लिया तथा कल साधारण एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित कणों के योगदान के बारे में पढ़ा। आज हम इन तीनों केंद्रीय एकक कोशिका के अंतःकेंद्रीय, अंत्यकेंद्रीय व फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कणों के या कंपोनेंट्स पार्टिकल्स के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे भी आप पूछेगा। अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका को BCC शॉर्टकट में करते हैं। इसका परिणाम है बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल को हम BCC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में उपस्थित अवयवी घटकों के रोल का, योगदान का स्टडी करेंगे आज। तो हमने बताया था कि साधारण एकक कोशिका में सभी अर्थात 8 कोनों पर एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। यह भी बताया था कि केंद्रीय एकक कोशिका में सभी कोनों के साथ साथ घन के किसी केंद्रीय भाग पर, चाहे फलक का सेंटर हो या फिर घन का खुद का केंद्र हो, उन किसी पोजीशन पे ये होते हैं। अंतः क्या होता है, परिभाषा रिवाइज कर रहे हैं। यदि घन के सभी कोनों के साथ साथ इस घन के स्वयं के केंद्र में, अंतः केंद्र में अवयवी घटक उपस्थित हो तो उस प्रकार के एकक कोशिका को अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। और इसके योगदान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज कल भी पढ़े थे कि कोनों पर उपस्थित, यहाँ पे हम एक कोना ले रहे हैं, एक कोने पर उपस्थित कण का योगदान बनता ये क्या होता है। अब चूंकि परिमाप में हमने बताया था कि सभी टाइप के क्यूब में 8 कोने होते हैं, हमने उदाहरण में दिखाया था। तो 8 कोनों पर एक कोनों पे अवयवी कण का योगदान 1/8 का। 8 कोनों पर अवयवी कणों का योगदान कितना होगा, 1/8 = 1। तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान 1 का हो गया। अब चूंकि एक कण अंतःकेंद्रीय में एक अवयवी घटक इस क्यूब के सेंटर पार्ट में होता है जो अकेले इस पूरे पिंड के द्रव्यमान का निर्धारण भी करता है इन 8 के बराबर। इसलिए इस क्यूब के घन के, इस क्यूब के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान है उस अकेले का योगदान 1 का होगा। तो 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान 1 का और इस घन के केंद्र में उपस्थित एक अकेले अवयवी कणों का योगदान 1 का होता है। अतः इस अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका में कुल कणों का योगदान हो गया 1 + 1 = 2, अर्थात BCC में अवयवी कणों का योगदान 2 का होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है। तो अंतःकेंद्रीय का डेफिनेशन फिर से एक बार बता रहे हैं। यदि सभी कोनों अर्थात 8 कोनों के साथ साथ घन के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र अवयवी कण विद्यमान हो, हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एक ऊपर वाले फलक के केंद्र में और दूसरा नीचे वाले फलक के केंद्र में। तो यदि 8 कोनों के साथ साथ घन के किन्हीं 2 फलक, हमने कल बताया था कि ये जो दोनों फलक है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक दूसरे के फेस टू फेस होने चाहिए, ताकि इस घन का जो मास है वो बैलेंस बना रहे। तो ये जो 2 फलक के केंद्र में रिप्रेजेंट कर दिया, 8 कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में अवयवी घटक विद्यमान हो, उस प्रकार के एकक कोशिका को अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। अब इसके रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि साधारण में पढ़ ली और अंतःकेंद्रीय में पढ़ ली कि एक कोने पर उपस्थित कण का योगदान 1/8 का, 8 कोने पर उपस्थित कण का योगदान 1/8 = 1 का। सिमिलर ऐसे ही क्योंकि सभी क्यूब में 8 कोने हैं तो एक कोने पर योगदान 1/8 × 8 = 1, कोने का योगदान 1 का हो गया।
अब चूंकि एक फलक, यहां पर हम इस एक फलक को बाहर कर रहे हैं ऐसे, इस एक फलक में उपस्थित जो कण है इसका योगदान होता है हाफ 1/2 का। तो एक फलक पर कण का जो योगदान है वो 1/2 का है। अब चूंकि हमने बताया कि फलक अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में दो फलक के केंद्र में होते हैं, तो फलकों की कुल संख्या 2 हो गई जिनके केंद्र में अवयवी कण विद्यमान है। तो दो फलकों का योगदान हो जाएगा 1/2 × 2 = 1। 8 कोणों का योगदान 1 का और दो फलकों के योगदान भी 1 का, अतः कुल कोणों का योगदान हो गया 1 + 1 = 2। आपने पाया अंतः केंद्रीय एकक कोशिका व अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका दोनों में अवयवी कणों का योगदान 2 होता है। अब हम तीसरे प्रकार की कोशिका फलक, जो कि परिभाषा के आधार पर ही सभी प्रकार के यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान हम निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा टाइप का है फलक केंद्रीय एकक कोशिका, इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और रिप्रेजेंट करते हैं एफसीसी और सीसीपी से। तो एफसीसी क्या है या फलक केंद्रीय एकक कोशिका क्या है, इसमें ऐसा यूनिट सेल जिसमें सभी कोणों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्रों में यदि अवयवी कण उपस्थित है तो इस प्रकार के यूनिट सेल को एफसीसी या फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। पीछे अंतः, अंत्य व साधारण में हमने बताया कि एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। तो 8 कोणों पर अवयवी कण का योगदान वैसे ही इसे 1/8 = 1 का हो जाएगा होगा। अब अंत्य में बताया कि एक फलक पर उपस्थित कण का योगदान होता है हाफ का। तो यहाँ पे कुल फलकों की संख्या कितनी है, 6 है। एक फलक पर उपस्थित योगदान हो गया 1/2 का, तो 6 फलक है कुल। तो 6 फलक के केंद्र में उपस्थित कण का योगदान रहा होगा एक फलक पे हाफ का, तो 6 का होगा हाफ × 6 = 3। तो अब हम कुल निकालेंगे 8 कोणों पर योगदान हो गया कुल कणों का योगदान, 8 कोणों पर योगदान 1 का व 6 फलकों के उपस्थित कणों का योगदान 3 का। तो एफसीसी या सीसीपी में अवयवी कण कुल एफसीसी या सीसीपी में कुल कणों का योगदान हो गया 4। ये है साधारण, अंतः, अंत्य व फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कणों के निर्धारण की विधि। अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग अर्थात निबिड़ संतुलन, यह टॉपिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर का सबसे अहम और लगभग सभी तथ्यों की पुष्टि करने वाला है, इसलिए इस पे कंसंट्रेट माइंड से फोकस करेंगे। निबिड़ संतुलन या क्लोज पैकिंग। इस निबिड़ संतुलन के अनुसार ये बताया जाता है कि जो ठोस के कण हैं, ठोस के कण चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या कुछ भी हो, कंपोनेंट्स पार्टिकल, वे एक ठोस गोले के रूप में, ये है ठोस गोला। निबिड़ संतुलन के अनुसार
ठोस के जो अवयवी कण हैं वे ठोस गोले के रूप में होते हैं, पहला फैक्ट। दूसरा, ये जो ठोस गोले हैं ये एक दूसरे से निकटतम दूरी से जुड़े होते हैं। ऐसे निकटतम या न्यूनतम मतलब ये कि इन कणों के मध्य का जो गैप है वो बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है। क्लोज पैकिंग के अनुसार ठोस के जो कण हैं वे ठोस गोले के रूप में होते हैं। दूसरा, ये जो कण है ठोस गोले के रूप में ये एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पे जुड़े होते हैं। इन दो बातों को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब जिस प्रकार से यूनिट सेल को बांटा गया है ठीक ऐसे ही निबिड़ संतुलन को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका पहला प्रकार है एक बीमी सिंगल डायमेंशन, एक बीमी निबिड़ संतुलन। दूसरा है द्विबीमी निबिड़ संतुलन और तीसरा है 3 डायमेंशनल या त्रिबीमीय निबिड़ संतुलन। अब सबसे पहले हम एक बीमी निबिड़ संतुलन पे डिस्कस करेंगे। सिंगल डायमेंशनल यूनिट सेल क्या है? तो यूनिट सेल के अनुसार हमने बताया कि ठोस के जो कंपोनेंट्स पार्टिकल हैं वे ठोस गोले के रूप में होते हैं और वे एक दूसरे से नियरेस्ट डिस्टेंस जुड़े होते हैं, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पे जुड़े होते हैं। तो एक बीमी कब होगा? यदि ठोस के कण इस फॉर्म में एक दिशा में ऐसे, यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशन दिख रहा है, एक डायरेक्शन। तो यदि सभी ठोस के कण एक दूसरे से न्यूनतम दूरी, सभी ठोस को यहाँ पर दर्शाया गया कि सभी एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे आपस में जुड़े हुए हैं, तो सभी ठोस के कण सभी ठोस को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पे जुड़े हैं और यहाँ पर डायरेक्शन की सिर्फ एक ही है, सिंगल डायमेंशन है। इसलिए इस प्रकार की निक्लोज पैकिंग को, निबिड़ संतुलन को एक बीमी निबिड़ संतुलन कहते हैं। पुनः रिवाइज करते हैं। ऐसा निबिड़ संतुलन जिसमें अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण एक ही केवल एक दिशा में जुड़े हों, उस प्रकार के क्लोज पैकिंग या निबिड़ संतुलन एक बीमी कहते हैं। अब द्विबीमी निबिड़ संतुलन क्या होगा? यहां देखिए, द्विबीमी निबिड़ संतुलन एक बीमी निबिड़ संतुलन से ही बनता है। फर्क यह है कि यहाँ पे एक बीमी निबिड़ संतुलन का माना कि यह एक परत है पहला, इसी की परतें एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करती जाती हैं और द्विबीमी निबिड़ संतुलन का निर्माण होता है। अब एक बीमी परतों का एक दूसरे पर व्यवस्थित होने की व्यवस्था के आधार पर, अर्थात कैसे इन्हें एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं, इनकी व्यवस्था के आधार पर द्विबीमी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ग द्विबीमी निबिड़ संतुलन और दूसरा खटकोणीय द्विबीमी निबिड़ संतुलन। अब हम डायग्रामेटिकली बताएंगे कि कब द्विबीमी का वर्ग बनता है, वर्ग द्विबीमी निबिड़ संतुलन, और कब खटकोणीय द्विबीमी निबिड़ संतुलन का निर्माण होता है। तो अब हम अपने माइंड में ये इमेजिन करेंगे कि हमारे पास ऐसे एक बीमी की कम से कम 4 लेयर हैं। यहाँ पे एक लेयर रिप्रेजेंट किया गया है, तो वर्किंग हम यहाँ पे ये 4 लेयर ऐसे, ये फर्स्ट लेयर यहाँ पे हम बना रहे हैं। अब वर्ग कब बनेगा? यदि हमने क्या किया, इमेजिन किया कि एक बीमी के हमारे पास 4 लेयर है। अब यहाँ पे इस प्रथम लेयर की संरचना को देखना है। यहाँ पे गर्भ है, धंसा हुआ भाग है, यहाँ उभरा है, यहाँ धंसा हुआ है, यहाँ उभरा है, यहाँ धंसा हुआ है। अब इन सभी गोलों का जो सेंटर है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि वर्ग बनाना है इसलिए इसकी व्यवस्था को जानना बहुत ही जरूरी है। इसे हमने माना पहला फर्स्ट लेयर। अब इसी लेयर के ऊपर, पहले लेयर के ऊपर हम इसके दूसरे लेयर को इस प्रकार एडजस्ट करें, इस प्रकार अरेंज करें कि इसके ऊपर आने वाले गोलों का केंद्र और इस गोले का केंद्र एक दूसरे के वर्टिकल हो, ऊर्ध्व हो। अरेंज करते हैं। ऐसे प्रश्न करना है कि नीचे और ऊपर उपस्थित गोलों का केंद्र, गोले का केंद्र एकदम एक दूसरे के ऊर्ध्व हो। ठीक ऐसे सीक्वेंस में, इसी फॉर्म में हम चारों लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे कि सभी गोलों, ऊपर और नीचे के जो गोले हैं उनके केंद्र एक दूसरे के वर्टिकल पोजीशन पर उपस्थित हों। तो हम चार ऐसे लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप और भी कर सकते हैं, पर सीक्वेंस और सिस्टम यही होना चाहिए कि हर एक गोले के ऊपर उपस्थित गोले का जो सेंटर पार्ट केंद्र है वह नीचे के उपस्थित गोलों के केंद्र के एकदम ठीक ऊर्ध्व हो। यहां पाओगे कि ऊपर उपस्थित सभी गोलों का केंद्र नीचे के गोलों के एकदम वर्टिकली है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, यदि हम एक गोला देखें, कोई भी, चाहे इसको लें, इसको लें, इसको किसी को भी लें, तो यहाँ पे मिलेगा कि एक गोला अपने चारों तरफ चार गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। एक गोला अपने चारों तरफ चार गोलों को स्पर्श कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो गोला है इसे हमने फिक्स कर दिया माना। अब इसके ऊपर ये भी गोला इसके संपर्क में है, इधर ये गोला इसके संपर्क में है, इधर ये गोला इसके टच में है और नीचे भी ये गोला टच में है। ये चारों गोले इसके टच में नहीं है। यहां पे एक गोला चार गोले को स्पर्श कर रहा है। आपने देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस गोले से स्पर्श किए हुए गोलों को, गोलों के केंद्र को मिला, जो गोले इससे टच थे उन गोलों के केंद्र को हमने मिला दिया। अब यहां पे बन रहा है आपका एक वर्ग के आकार की संरचना। अब चूंकि सभी परतों, एक परत के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथे को इस सीक्वेंस में रखा गया है कि सभी गोलों का केंद्र एक दूसरे के ऊर्ध्व में हो। तो इस प्रकार के सीक्वेंस में रखने के पश्चात आप पाओगे कि हर एक गोला अपने चारों तरफ चार गोलों को स्पर्श करता है और उन स्पर्श किए हुए गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग जैसी आकृति का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार के द्विविमीय संरचना को द्विविमीय वर्ग निर्मित संतुलन कहते हैं। यहाँ टू डायमेंशन हो गया, एक ये डायमेंशन ऊपर का और एक ये, दो दिशा बन रहा है, इसलिए वर्ग के साथ दो डायमेंशन दिख रहा है, इसलिए द्विविमीय वर्ग निर्मित संतुलन हो गया। एक और यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आता है कि क्लोज पैकेट में एक गोला अपने चारों तरफ जितने गोलों को छूता है उन स्पर्श किए हुए गोलों की संख्या को उसकी सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे एक गोला चार गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए द्विविमीय वर्ग निर्मित संतुलन का जो उप सहसंयोजक संख्या है, उप सहसंयोजक संख्या है, वो 4 की होगी। सरल में चूंकि एक गोला अपने चारों तरफ केवल दो गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए यहाँ पे उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेट नंबर केवल 2 की होगी। अब हम डिस्कस करेंगे खटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संतुलन कब बनेगा। तो हमने कहा एक विमीय निबिड़ संतुलन की परतों को ही ऊपर नीचे ऐसे सीक्वेंस में रखते हैं, उनका अरेंजमेंट की कुछ व्यवस्था होती है जिससे वर्ग और खटकोणीय दोनों बनता है। वर्ग हमने बना लिया, अब खटकोणीय पे डिस्कस करेंगे। वर्ग में एक गोले के ऊपर दूसरे गोले को ऐसे रखना था
कि दोनों गोलों का केंद्र एक दूसरे के गोल में आए। अब हम कैसे रखें कि खटकोणीय व्यवस्था बन जाए, तो ये हमने पहला लेयर लिया। अब पहले लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरे लेयर का जो गोला है वो पहले के गर्त में आ जाए। हमने बताया कि ये गर्त है, ये उभार है, तो दूसरे लेयर के गोलों को ऐसे रखेंगे कि ये गोला पहले के गर्त में आ जाए, ऐसे ये भी इसके गर्त में आ गया। ठीक, सभी को ऐसे अरेंज करते हुए चले जाए। पुनः इसे हमने लेयर ए माना, इसे बी माना। यहाँ पे ये सभी लेयर एक जैसे हैं, सभी गोले एक दूसरे के ऊपर एक जैसे पैटर्न में व्यवस्थित हैं, इसलिए अगर ये लेयर ए है तो ये चारों भी ए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इन केंद्रों को देखा जाए तो इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, ये एक दूसरे के वर्टिकल नहीं है। ठीक ऐसे ही अब तीसरे लेयर को इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे वाले के ऊपर रखेंगे, और व्यवस्था वही है कि तीसरे का जो गोला है वो दूसरे के गर्त में आ जाए, रिक्तिका में आ जाए। तो तीसरे लेयर का गोला हम काम कर रहे हैं जो इसके गर्त में आ गया। ठीक है, सही। अब हम एक और चौथा लेयर बनाएंगे इस सिस्टम पे कि चौथे का जो गोला है वो तीसरे के इस रिक्तिका में आके, खाली स्थान में आके या गर्त वाले भाग में आके शिफ्ट हो जाए। हो गया। अब इस व्यवस्था में पाओगे कि पहले ये पहला हो गया, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर और ये चौथा लेयर। इसमें आप पाओगे कि पहले लेयर के गोले का केंद्र और तीसरे लेयर के गोले का केंद्र एक दूसरे के ठीक ऊर्ध्व होगा। सिमिलर ऐसे ही दूसरे लेयर और चौथे लेयर के गोले का जो केंद्र होगा वो भी एक दूसरे के वर्टिकल होगा। अब ऐसे में हम कर सकते हैं कि पहला लेयर और तीसरा लेयर एक जैसे हैं, अतः ये ए है तो ये भी ये होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, एक जैसे, इसलिए नाम भी एक जैसा देंगे। अब यहाँ पे पाओगे, हमने यहाँ पे देखा कि एक गोला अपने चारों तरफ चार गोलों को स्पर्श करता है और उन्हीं स्पर्श किए हुए गोलों के केंद्र को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे हमें इस गोले को लेना है, एक गोले को लेना है। अब आप पाओगे कि यह एक गोला देखना है कि कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ एक जगह पहला गोला यह इसको स्पर्श कर रहा है, दूसरा गोला यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, तीसरा गोला इसको भी स्पर्श कर रहा है, चौथा यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, पांचवा और यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, इसलिए छठा। अर्थात इस प्रकार की अरेंजमेंट में एक गोला अपने चारों तरफ 6 गोलों को स्पर्श करता है। यदि इन 6 गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए तो एक खटकोणीय संरचना का निर्माण होता है। इसलिए इस अरेंजमेंट के पश्चात बना हुआ जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उसे खटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक गोला 6 गोले को स्पर्श करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर या उपसह संयोजन संख्या अब आप जानेंगे हमें कितना होगा। उपसह संयोजन संख्या 6 को स्पर्श करा, इसलिए 6 की होगी। वर्ग में उपसह संख्या 4 का, एक बीबी में उपसहसरण संख्या 2 का, खटकोणी में उपसहसरण संख्या 6 का होता है। आगे हम पढ़ेंगे त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बता देते हैं कि 3 डायमेंशन का निर्माण जिस प्रकार से एक बीमी की परतों से द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है, ठीक ऐसे ही चूंकि वर्ग में 2 है, वर्ग और खटकोणी, ठीक ऐसे ही वर्ग निबिड़ संकुलन की ये जो परत हैं इन्हीं को इनके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं और बाएं व्यवस्थित करते जाते हैं। तो त्रिविमी का ये क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और जब इस खटकोणी वाले को
इस व्यवस्था को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे व्यवस्थित करते हैं तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है, जिसपे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।